अच्छा, अब इसके बाद अब ये तो थे कि दो ग्रुप्स आपने कंपेयर किए, इसके मुकाबले में कई दफ़ा आपको तीन ग्रुप्स भी कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दो से ज़्यादा ग्रुप्स हों तो उस सूरत में आप परफॉर्म करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगर दो ग्रुप्स हों उनका आपस में कंपैरिजन करना हो तो टी टेस्ट करते हैं। अगर दो से ज्यादा ग्रुप हों, ख्वाह जितने मर्जी ज्यादा हों, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने परफॉर्म करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसको शॉर्ट में हम एनोवा कहते हैं। ठीक है, और यहां पर फॉर एग्जांपल अब हमारे पास तीन ग्रुप्स दिए हुए हैं, तीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इकोनॉमिक्स में है, मेडिसिन में है और हिस्ट्री में है, उनके मार्क्स दिए हुए हैं और हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि इनमें कोई खास डिफरेंस है या नहीं है। अगर मैं एवरेज लेता हूं फॉर्मूले के जरिए से, एक की एवरेज 48 है, दूसरे की 60 है, तीसरे की 43 है। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से किन में डिफरेंस है, किन में डिफरेंस नहीं है। तो मैंने डाटा के ऊपर क्लिक किया, डाटा एनालिसिस पे क्लिक किया और यहां से अब मैं सिलेक्ट करूंगा सिंगल फैक्टर एनोवा। टू फैक्टर एनोवा से मुराद है कि यहां पर दो फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर्स मसलन एक फैक्टर तो है सब्जेक्ट, ठीक है, तीन सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो एक फैक्टर है कि सब्जेक्ट का फर्क है। उसके मुकाबले में दूसरा फैक्टर क्या होगा, मिसाल के तौर पे हम ग्रुप्स को मेल फीमेल में भी सेपरेट कर दें तो वो दूसरा फैक्टर आ जाएगा, या लोगों को एज की बेस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दें या उनको मार्क्स की बेस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, तो कोई भी दूसरा फैक्टर वहां पे फिर एनालिसिस में होगा तो वो टू फैक्टर होगा। टू फैक्टर की तरफ हम नहीं जाते, वो जरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, तो हमने सिंगल फैक्टर अनोवा किया, ओके कर दिया। अब वो कहता है इनपुट रेंज बताएं। मैंने उसको बताया कि यहां से यहां तक मेरा डाटा है और पहली रो में मैंने लेबल सिलेक्ट किए हैं, डाटा मेरा कॉलम्स में अरेंज है, उसी तरह अल्फा मैं 0.05 ही रखना चाहता हूं जिस तरह टी टेस्ट में हमने किया। आउटपुट रेंज वो हमसे पूछता है कि जी कहाँ पे देनी है, तो मैं उसको क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं यहाँ पे H1 के अंदर पेस्ट कर दें, ओके कर देता हूं और इसने मुझे वो एनालिसिस करके रिजल्ट दिखा दिए। ठीक है, अब इसमें एक तो है समरी स्टेटिस्टिक्स। समरी स्टेटिस्टिक्स से मुराद है कि किस ग्रुप के अंदर तादाद कितनी थी ऑब्जर्वेशंस की, उनका सम कितना निकला, उनका एवरेज कितनी निकली, उनकी वेरिएंस कितनी निकली। बेसिकली इनकी बेस पे आगे फिर एनोवा का एफ स्टेटिस्टिक कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखने वाली इस सारे में से चीज कौन सी है, इसमें से देखने वाली चीज फिर वही है, पी की वैल्यू है और पी की वैल्यू इस वक्त कितनी आ रही है 0.00007। ठीक है, तो ये 0.05 से कम है या ज्यादा है, 0.05 से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो तीनों ग्रुप्स में डिफरेंस आ रहा है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कि उनके दरमियान वाकई फर्क मौजूद है, इत्तफाकिया तौर पे फर्क नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि किसी वजह से लोगों के मेडिसिन में मार्क्स ज्यादा हैं, बाकी दोनों ग्रुप्स के अंदर मार्क्स किसी वजह से, कोई खास वजह है, वो वजह कुछ भी हो सकती है, शायद वो टीचर उतना इंटरेस्टिंग ना हो या बच्चे उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो 0.05 से कम वैल्यू होगी पी की, तो इसका मतलब है कि वो वाकई डिफरेंस रियली आ रहा है। ठीक है, किसी वजह से आ रहा है, कोई ना कोई वहां पर वजह है। अब वजह का ये नहीं बताता। हाँ हाँ, यहां पर एनोवा में एक्चुअली काम उल्टा होता है, यहां पर हम मीन में डिफरेंस नहीं लेते, ये है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस में डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन वो वेरिएंस में डिफरेंस क्यों है वो समझना जरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो बस हम ये कहें कि तीनों ग्रुप्स में डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ इतने पे रहे कि तीनों ग्रुप्स में डिफरेंस है, किसी भी वजह से हो सकता है लेकिन एक्चुअली मौजूद है। ठीक है, तो कोई फैक्टर है वो इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एफ टेस्ट। इसके बाद आता है मिसाल के तौर पे अक्सर औकात आपको करना पड़ता है कोरिलेशन या रिग्रेशन। कोरिलेशन को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, टाइम कम है, तो रिग्रेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डाटा है और ये डाटा जनाब क्या है, ये डाटा ये है कि मुख्तलिफ महीनों में उन्होंने रिकॉर्ड किया कि बारिश कितनी कितनी हो रही है
और फिर उसके हिसाब से उन्होंने ये देखा, साथ उन्होंने उसके हिसाब से तो नहीं, उनके स्टोर पे जितनी अम्ब्रेलाज की सेल हो रही थी उन्होंने उसका भी साथ एनालिसिस किया है। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या रेनफॉल के बढ़ने या कम होने से अम्ब्रेलाज के ऊपर फर्क पड़ता है, अम्ब्रेला की सेल कम होती है, ज्यादा होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे, होना कोरिलेशन यहाँ पे चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल रिग्रेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, असूली तौर पे होता क्या है कि अब कोरिलेशन में और रिग्रेशन में क्या फर्क होगा। यहां पर जो बारिश हो रही है ये बारिश आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये खुद से एक एनवायरनमेंट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जी बारिश हो रही है, और एनवायरनमेंट में ही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचुरली कि आपकी सेल्स कितनी कितनी हो रही हैं। दोनों चीजों को आप कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह करें कि जी आप हर महीने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कभी आप $500 की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कभी आप $1000 की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हर महीने आपको बजट मिलता है, आपने मुख्तलिफ महीनों में उस बजट की बेस पे एडवर्टाइजमेंट की, फिर आप देखें कि आपकी सेल कितनी हो रही है। ऐसी सूरत में जहां पे एक फैक्टर को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के पैसे आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम रिग्रेशन करते हैं। और अगर दोनों फैक्टर्स अपनी मर्जी से चेंज हो सके, आप सिर्फ बैठ के देख रहे हैं कि दोनों फैक्टर चेंज हो रहे हैं, तो फिर कोरिलेशन करनी होती है। ठीक है, लेकिन हम कोरिलेशन के बजाय यहाँ पर रिग्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर रिग्रेशन इस्तेमाल होती है। अब रिग्रेशन पूरी, असल में तो ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर मसलन अगर मैं देना चाहूँ तो मतलब खाली स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के आपको पता पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं बिजनेस में, एक एक सेमेस्टर के, दो सेमेस्टर के स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो बहुत बड़ी, फिर बिलखुसूस इन सब में से रिग्रेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, आप अगर आगे बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह करना चाहें तो आप इसको आगे परस्यू कर सकते हैं। कह लें कि जो फ्यूचर में ट्रेंड आजकल नजर आ रहा है उसमें बिजनेस एनालिटिक्स सबसे बड़ा एक ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि अब आजकल आपने देखा हुआ है जितनी भी आपकी बिग टेक फर्म्स हैं, मसलन आपकी गूगल है, आपकी फेसबुक है, आपकी बाकी सारी कंपनियां हैं, वो सारी किस चीज पे चलती हैं, वो डाटा पे चलती हैं। ठीक है, कि कहाँ पर लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे सेल की जा सकती है, इस तरह के एनालिसिस के ऊपर सारा दुनिया इस वक्त चल रही है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इन डिमांड स्किल्स में से एक स्किल है इस वक्त, डाटा एनालिटिक्स का। ठीक है, तो बिजनेस में भी ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि किस शहर में, किस जगह पर कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो वो अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो फिर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो रिग्रेशन पूरी एक फील्ड है, सिर्फ एक बेसिक से टेस्ट करके हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो डाटा मैंने सेलेक्ट किया, डाटा एनालिसिस में गए और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ रिग्रेशन। ओके, अब वो कहता है कि इनपुट वाई वाली रेंज और एक्स वाली, तो वाई है मेरी ये अम्ब्रेलास और एक्स है मेरी रेनफॉल। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैं रेनफॉल लेना चाहता हूं और वाई एक्सिस के ऊपर अम्ब्रेला सोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे भी कौन सा एक्स के ऊपर जाएगा, कौन सा वाई के ऊपर जाएगा। तो रिग्रेशन के केस में अमूमन आपने एक्स एक्सिस पे वो वाली चीज लेनी है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे वो वाली चीज लेनी होती है जो आपके फ्री मूविंग वेरिएबल है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर डाटा के अंदर मैंने लेबल्स भी सिलेक्ट किए हुए हैं, तो इसलिए मैं लेबल वाले पे कर लेता हूँ। कितने कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ करना है, 95% कर लेते हैं। ठीक है, आउटपुट कहाँ पे देनी है, तो वो मैं कह देता हूँ कि जी यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, और बाकी चीज़ों को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, टाइम खत्म हो गया। ओके करते हैं। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसमें से देखने वाली चीज कौन सी है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारी है आर स्क्वेयर्ड की वैल्यू। ठीक है, अगर आर स्क्वेयर्ड की वैल्यू आपकी 1 के नजदीक है, ठीक है, आर स्क्वेयर्ड की वैल्यू 1 के नजदीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपके दोनों वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि अब यहां पर फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.91,
ठीक है, 0.91 के काफी क्लोज है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर मैं देखना चाहूँ कि वाकई कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, कैसा है कैसा नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ पर आप देखें तो अब उसने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दिए हमारे रेनफॉल की वैल्यूज, मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल है, और वाई एक्सिस के ऊपर उसने कितनी अम्ब्रेला सेल हो रही हैं। और यहाँ पे आपको एक वाज़ेह ट्रेंड नज़र आता है कि ठीक है, जूं जूं रेनफॉल बढ़ रही है त्यों त्यों सेल भी बढ़ रही है। लेकिन फिर भी उसको हम देखने के लिए यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है ट्रेंड लाइन की, ठीक है, और मैं यहाँ से लीनियर ट्रेंड लाइन ऐड कर लेता हूँ। आपने डिफरेंट ट्रेंड लाइंस देख लगाकर चेक करना होता है कि कौन सी वाली ज़्यादा मैच करती है। अमूमन यहाँ पर लीनियर इस वक्त मेरी चल रही है, ठीक है, तो मैं लीनियर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो उसने एक लाइन दिखा दी जो तकरीबन ऐसी लाइन है जो सारे कह लें कि पॉइंट्स के करीब से गुजर रही है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ और ऑप्शंस नज़र आती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ कि डिस्प्ले आर स्क्वेयर्ड वैल्यू ऑन चार्ट, ठीक है। तो ये वही आर स्क्वेयर की वैल्यू उसने दिखाई जो पहले उसने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाई थी, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ से मिसाल के तौर पे इसकी इक्वेशन भी ले सकता हूँ, जिस इक्वेशन के थ्रू आप y की वैल्यू, अननोन y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। y या x को आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये y की इक्वेशन और आर स्क्वेयर की, तो ये आपके चार्ट के ऊपर आ गई। तो ये भी आपको बताती है कि यहाँ से कि जी ये 0.91 है, तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज आपस में क्लोजली कोरिलेट कर रही हैं। इसके मुकाबले में अगर मैं कोई वैल्यू बेतुकी वैल्यूज यहाँ पे डालना शुरू कर दूँ, मसलन मैं डाटा को चेंज करूँ, तो आप देखें कि वो आर स्क्वेयर की वैल्यू 1 से दूर होती जा रही है, ठीक है। जितना मैं इस डाटे को ख़राब करूंगा, वैल्यूज़ इररेलेवेंट कर दूंगा, तो वो मेरी अब कोरिलेशन कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा अच्छी तरह इंक्रीज़ नहीं कर रही हैं रेनफॉल के साथ, ठीक है, उसके साथ रिलेट नहीं करती।